फंडामेंटल राइट्स पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए और जैसे कि मैंने आपको बताया ये काफ़ी बड़ा लेंदी टॉपिक है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस फंडामेंटल राइट्स से यूपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक में डिटेल के अंदर बुक से कवर किया इस चीज़ को, फंडामेंटल राइट वाले पूरे टॉपिक को, और अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट क्लैरिटी कर लेंगे इस टॉपिक पर, ताकि इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बने तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 50 से भी ज़्यादा सवाल। तो उन सभी सवालों को इकट्ठे सॉल्व कर लेने से काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2017 का है, लेकिन ये सेम सवाल अगर आप देखें तो सीडीएस 2011 में भी पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सीडीएस से भी पूछे जाते हैं। और इनफैक्ट तो ये क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री का है, सीडीएस 2014 में पूछा गया था कि इकलौता स्टोन पोर्ट्रेट बताइए एम्पेरर अशोका का कहाँ से मिला है, सांची से, अमरावती से, कंगनहल्ली से या अजंता से। ये सेम सवाल आप सिविल सर्विसेज 2019 में देख सकते हैं। पूछा गया कि कौन से रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन में रेन्यू अशोका मेंशन है और स्टोन पोर्ट्रेट के साथ। तो ये स्टोन पोर्ट्रेट कंगनहल्ली में देखने को मिलता है और ये सेम सवाल सीडीएस में भी पूछा गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का। और मैंने जो वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको दिखाया 30 से भी ज़्यादा सवाल सिविल सर्विसेज 2022 में भी रिपीटेड थे। तो इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से एनवेसाज देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से आर्टिकल के अंदर है। आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 बात करता है फोर्स्ड लेबर को निषेध करने की, राइट, और ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग को रोकने की। और आर्टिकल 24 बात करता है, आर्टिकल 24 में मेनली देखने को मिलेगा कि जो चाइल्ड लेबर की बात की जाती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज और अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं नियोजित किया जाएगा। तो ये दो फंडामेंटल राइट्स हमें ऑप्शंस में ढूंढने हैं। पहले में कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो बिल्कुल ये पार्ट है आर्टिकल 23 के तहत। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये चीज़ देखिए आर्टिकल 17 के तहत है। और आर्टिकल 17 राइट टू इक्विलिटी, जो हमारे 14 से 18 तक आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये तो उसके तहत है, ना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत। तो ये गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जी नहीं, ये भी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की बात हमने की थी कल्चरल राइट्स वाली चीज़ में, ठीक है। ये आर्टिकल 23 और 24 के अंदर कवर्ड नहीं है। आगे कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, जी बिल्कुल ये है और आर्टिकल 24 के तहत ये है। तो हमारे आंसर में केवल 1 और 4 देखने को मिलेगा, राइट। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। तो ये बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने आर्टिकल 23 की बात की, जो कि प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर की ट्रैफिकिंग को। और इसके बाद हमने बात की प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, ये आर्टिकल 24 के तहत है। और यही 2 आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत देखने को मिलेंगे। और माइनॉरिटीज़ की जब बात आई है तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के विषय में हम आर्टिकल 29 के अंदर पढ़ते हैं कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के तहत, कि इंडियन सिटीजन या भारत की टेरिटरी में रहने वाले किसी भी सिटीजन, इनफैक्ट अगर उनका कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट या कल्चर है, तो वो उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ये बात करता है आर्टिकल 29। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी है अगर आपको आर्टिकल्स अच्छे से पता है तो, क्योंकि आर्टिकल के माध्यम से सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि हमारे 1, 2, 3 और 4 में कौन कौन से आर्टिकल 23 और 24 है। उन्हें बस हम इंक्लूड करेंगे आंसर में और बाकी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएंगी, क्योंकि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत बात की जा रही है। ये क्वेश्चन तो सीडीएस 2011 का है, बट इसे हम लोग दोबारा नहीं कवर करेंगे, क्योंकि एक ही बात है। देखिए अगेन वही क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत बात की जा रही है। तो हमें पता है कि हाँ ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग है, अनटचेबिलिटी नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जी नहीं, ये आर्टिकल 29 के तहत है, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। और चौथा कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये बिल्कुल है, यानी हमारा आंसर अगेन होगा 1 और 4। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम है, वर्डिंग भी चेंज नहीं की गई है। सीरियस वाला क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कौन से फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही है, ट्रू स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला में कहा जा रहा है राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 एक फंडामेंटल राइट है, जी नहीं, फंडामेंटल राइट 326 में कहाँ से आ गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना, तो फर्स्ट तो गलत है। वैसे भी ये आर्टिकल 326 फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहना ज़्यादा सही होगा, तो फर्स्ट तो गलत है।
अभी हम लोग बात करेंगे लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे इस पर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट तो गलत है, पहले फर्स्ट हम लोग एलिमिनेट करते हैं अपने ऑप्शन से। तो हमारे पास केवल 2 चेक करना है, अगर 2 सही होता है तो हमारा आंसर डी होगा, अदरवाइज सी। अंडर आर्टिकल 13 of the Constitution, all law inconsistent with the fundamental rights may be declared void, but its provision does not apply to constitutional amendment made under Article 368। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताई गई है, क्योंकि जो हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्वमेंट है वो इसी बात को लेकर के था कि आर्टिकल 13 और 368 के बीच, क्योंकि अगर आप इनफैक्ट राइट टू प्रॉपर्टी भी देखें तो उसमें भी इसी तरह की बातें निकल करके आती है कि क्या ये फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, अगर करता है तो किस तरीके से करता है। कुल इन्हीं सब मुद्दों पर लेकर के और यही सब चीज़ें जब आगे बढ़ती गई तो बेसिक स्ट्रक्चर का रूप लेती हैं, और उसमें हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में ये डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसे पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड किया जा सकता है बशर्ते वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करता हो। ये केशवानंद भारती के जजमेंट में निकल कर क्या है, जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर को कवर करेंगे तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो आर्टिकल 13 के क्लोज 2 में आपको देखने को मिलेगा, अ स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रीजेस द राइट कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लोज सेल टू द एक्सटेंड टू द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट ऐसे राइट्स को, ऐसे लॉज को एक्चुअली नहीं बनाएगा जो किसी फंडामेंटल राइट के किसी भी पार्ट का हनन करते हों। और इसका मतलब यहाँ पे बात की जा रही है जब किसी भी क्लोज, ऐसे क्लोज की जो कि कॉन्ट्रावीन ना करे फंडामेंटल राइट को, अगर ऐसा होता है तो उसे वॉइड करार दिया जा सकता है। तो ये सही है, और अगर 2 सही है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो फर्स्ट गलत हो, 2 सेकेंड सही हो। तो ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर है। सेकेंड में हमने कवर कर लिया। थर्ड देखिए, द राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस लेज डाउन दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस। तो इस पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की कि खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता। राइट टू प्रोटेक्शन के तहत ये बात आर्टिकल 20 के तहत देखने को मिलेगी। और चौथा देखिए, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मे बी डिक्लेयर वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। तो इस पर भी अभी हम लोग बात करेंगे। डीपीएसपी के किसी भी लॉ को इफेक्ट में लाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 2, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसके बेसिस पे आंसर करना है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2003 का है, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे ये लगा। आपसे पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पहले में कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल क्यों है। ठीक है, आपको रीज़न बताना है। पहले में कहा जा रहा है ये प्रोटेक्ट और एनफोर्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसलिए फंडामेंटल है। दूसरे में कहा जा रहा है इसे सस्पेंड किया जा सकता है ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बेस्ड पे ही इसे सस्पेंड किया जा सकता है, इसलिए ये फंडामेंटल है। तीसरे में कहा जा रहा है ये स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है। और चौथे में कहा जा रहा है इसे अमेंड नहीं किया सकता। तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है और इनफैक्ट किया भी गया है। और ये स्टेटमेंट ऐसे भी किसी के तहत आप नहीं कह सकते कि फंडामेंटल राइट को अगर अमेंड नहीं किया जा सकता तो ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो ऐसे भी ये फोर्थ तो गलत है। और हमें पता है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, तो फोर्थ तो बिल्कुल गलत है। तो फोर्थ को जब हम अपने ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी सिर्फ 1 चेक करना है। अगर 1 सही है तो हमारा आंसर डी होगा, अदरवाइज बी। दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। और यही फंडामेंटल कहलाने का भी एक मुख्य उद्देश्य है कि ये हमारे संविधान के तहत प्रोटेक्ट भी किए गए हैं और एनफोर्स भी किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है बट रिपीट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है सिविल सर्विसेज और बाकी परीक्षाओं में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। द राइट कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 32 के तहत जो हमें अधिकार दिया गया, कौन सा अधिकार दिया गया कि अगर कभी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस चीज़ को सस्पेंड नहीं किया जा सकता जब तक आर्टिकल 359 की वर्च्यू, यानी आर्टिकल 359 ना एप्लीकेबल हो। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 359 में बेसिकली
तो फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी पर तो काफ़ी डिटेल में इस पर बात करेंगे ही, बट फिलहाल समझ लीजिए। देखिए आर्टिकल 359 डील करता है फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन पर और इमरजेंसी के टाइम पे। तो हमने इस पर बात भी की है कि आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड कर दिया जाता है और कुछ कंडीशन में आर्टिकल 19 को भी। इन चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो हाँ, ये बात सही है, आर्टिकल 359 के तहत ही सस्पेंशन होता है। और आर्टिकल 32 जो बात करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट जाया जा सकता है, इस चीज को भी सस्पेंड कर सकता है आर्टिकल 359। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, वेयर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सच ऑफ द राइट कॉन्फर्ड बाय पार्ट 3, यानी बेसिकली फंडामेंटल राइट। तो बिल्कुल सही है कि हाँ, जो आर्टिकल 32 के तहत जो राइट्स दिए गए उसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता जब तक कि आर्टिकल 359(1) के वर्चू को एप्लीकेबल ना किया जाए। सेकेंड में कहा जा रहा है जो आर्टिकल 20 और 21 है इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। हमने इस पर बहुत बार बात भी की है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, सीडीएस में ही इनफैक्ट पूछा गया है। तीसरे में कहा जा रहा है पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो आर्टिकल 35 को जब हमने डिटेल में कवर किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोविज़न पार्ट 3 के तहत जिन्हें इफेक्ट में लाने की लेजिस्लेशन है ये केवल पार्लियामेंट के हाथों में है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो इसी के तहत हमने बात की थी फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेज अंडर दिस पार्ट। और इसमें हमने बात की जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर होगी लॉ बनाने की और स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी पावर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बात की गई है पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेज अंडर पार्ट 3। तो ये तो गलत है राइट, क्योंकि ये चीज़ स्टेट लेजिस्लेशन के पास नहीं बल्कि पार्लियामेंट के पास है। चौथे में देखिए कहा जा रहा था फंडामेंटल राइट्स कैन बी अब्रोगेटेड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विथ रिगार्ड टू मेंबर ऑफ द फोर्सेज चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, फंडामेंटल राइट को अब्रोगेट किया जा सकता है लॉ बना करके पार्लियामेंट के द्वारा जब बात आती है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाले फोर्सेज के मेंबर्स की। तो ये चीज़ आर्टिकल 33 के तहत हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया। आप उन बेसिक लेक्चर्स को जरूर देखिए क्योंकि बहुत डिटेल में वहाँ पे हमने बात की है। तो यहाँ पे हमने बात भी की थी द मेंबर ऑफ फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बना करके इन चीज़ों पर बात की जा सकती है और इस पर हमने काफ़ी डिटेल में कवर भी किया कि आर्टिकल 33 के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो पार्ट 3 के तहत राइट्स दिए गए हैं उन्हें मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट। तो ये काफ़ी अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बहुत कम लोग अच्छे से इसे कर पाएंगे जिन्हें काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो इस तरीके से हमारा आंसर ऑप्शन सी है क्योंकि नॉट करेक्ट की बात की गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। और हमारा ज्योग्राफी के अंदर भी PYQ सीरीज चल रही है, हिस्ट्री की भी, आप उन सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।